नमस्कार इंडिया की ओर से आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं कुलदीप भारद्वाज विक्रमी संवत 2077 अश्विन शुक्ल तृतीय अर्थात शारदीय नवरात्र के तीसरे नवरात्र पर आप सभी को शुभकामनाएं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूं अपनी ओर से भी और नमस्कार इंडिया चैनल की ओर से भी। साथियों, कल के कार्यक्रम के बाद जो भी आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप लोगों का। और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार आपका प्यार और सहयोग मिलता रहेगा, सुझाव भी मिलते रहेंगे, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हमारे पंजाब के साथी योगेश प्रभाकर जी ने लिखा कि महोदय आप इसके अंदर रवीश कुमार जी को क्यों ले आए। हालांकि वो एक संगठन संघ के पदाधिकारी हैं, लेकिन फिर भी और शायद लेकिन उन्होंने हो सकता है पूरा वीडियो ना देखा, लेकिन मैं आज फिर उनको स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो चर्चा चली थी, हमने कहा था कि पत्रकारों का एक संक्रमण काल एक तरीके का चल रहा है और एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 55 पत्रकारों के ऊपर किसी न किसी प्रकार से मुकदमा या केस दर्ज या FIR वगैरह जो भी कुछ उस प्रकार की बातें हुई थी। तो उसी के अंदर चर्चा थी और उसमें सबसे बड़ा विषय आ रहा था कि अगर आप सरकार की नीतियों के विरुद्ध या नीतियों की आलोचना करते हैं या कोई जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करते हैं तो उसके अंदर आप सरकार की नज़रों में आ जाते हैं। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है, जैसा कि हमने पीछे बता दिया कि एक पत्रकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो वीडियो बनाई थी कि जो बच्चे मिड डे मील के नाम पर नमक से रोटी खा रहे थे और उसमें उस पत्रकार को के विरुद्ध भी केस दर्ज कर दिया गया और बड़ा हास्यास्पद सा एक बयान एक अधिकारी की तरफ से आया कि जी ये प्रिंट मीडिया के व्यक्ति हैं, ये क्यों वीडियो बना रहे हैं। तो इस प्रकार के अनेकों केस हुए, मैं उसमें चर्चा करती हूँ। हमने इसीलिए वहां पर चर्चा की थी। याद कीजिए, अगर मैं रवीश कुमार की बात कर रहा हूँ, रवीश कुमार के बारे में मैंने उदाहरण दिया था कि मैग्सेसे अवार्ड मिलने के बावजूद सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की उनकी कोई शाबाशी नहीं दी गई या किसी प्रकार का कोई प्रशंसा व्यक्त नहीं की गई। जबकि अरुण शौरी जो कि इंदिरा गांधी के धुर विरोधी थे, 81-82 के आसपास जब उनको मिला था तो इंदिरा गांधी ने उनकी पीठ थपथपाई थी। और जो सहमति और असहमति होती है वो सदैव सत्ता के निर्णयों से होती है, ये मैं बार बार कहता रहा हूं और कहता भी रहूंगा। याद कीजिए, अगर रवीश कुमार की ही चर्चा करते तो एक कार्यक्रम के दौरान एक दिन उनके चैनल की स्क्रीन पूरी ब्लैक कर दी गई थी। प्रश्न रवीश कुमार, याद कीजिए प्रसन्न वाजपेयी को कि वो जब एक चैनल के अंदर गए थे, उन्हें कैसे एक चैनल से निकाला गया और दूसरे चैनल के अंदर क्या पोजीशन थी, जिनको आप बाबा कहते हो। रामदेव जी महाराज ने अपने सारे विज्ञापन वहां से उठा लिए थे, उनके आने के बाद ही विज्ञापन लौटे थे। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें। तीसरी जगह गए तो वहां पर किस प्रकार की छापेमारी हुई है। और अभी भी मैं जो चर्चा कर रहा था, अभी इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर क्या हुआ, एक वेबसाइट की कार्यकारी संपादक जो थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दाखिल की, एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई। उस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक इंटरव्यू छापा, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो कमला नाम की महिला का, जिसमें उन्होंने कहा था, महिला ने, और वाराणसी क्षेत्र की थी वो, शायद जो प्रधानमंत्री जी ने गांव गोद लिया हुआ मंदौरा उसकी थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे को इस लॉकडाउन के अंदर बड़ी दिक्कत आ रही है, काम मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो घरों में काम करती थी और क्योंकि उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, इसलिए राशन की भी दिक्कत उनको हो रही थी। तो उस प्रकार की दिक्कत थी। जब रिपोर्ट छापी गई, रिपोर्ट गई, तो उसके बाद उस महिला ने शिकायत कर दी, नहीं जी इन्होंने तो मेरा गरीबी का मजाक उड़ाया है। और 13 जून को वाराणसी के रामनगर थाने में उन कार्यकारी संपादक जो थी सुप्रिया शर्मा जी, उनके और उनके संपादक के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया और हाई कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी। यहाँ गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगा रखी है जब तक कि जांच मुकम्मल नहीं हो जाती। ऐसे अनेकों उदाहरण है। मैं रोजाना योगेश जी आपके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा इस प्रकार का। हमने पहले भी कहा कि ना हम दुश्मन है सरकार के, ना हम पैरोकार हैं गुनहगार के। अगर आप पत्रकार की आवाज इसी प्रकार आवाज दबाएंगे प्रिंट मीडिया या कहीं, तो कैसे काम चलेगा। और उन पत्रकारों के विरुद्ध आप क्या करते हैं जो ना जाने, अब तो खैर मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन से कि वो थोड़ा तमीजी लगाने लगे किसी ऊंचे ओहदे पर बैठे व्यक्ति के लिए, वरना पहले सीधा सीधा ओए फलाना ओए ढिकना इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया करते थे। तो ये क्या पत्रकारिता का काम है? पत्रकारिता का यही काम रह गया कि लाइव डिबेट के अंदर या चैनल के अंदर आप बैठकर गालियां देने लगे गंदी गंदी? क्या इसी को पत्रकारिता कहा गया है? अगर कोई सरकार की नीतियों के विरुद्ध अगर कोई बात कहे, किसी से असहमति दर्शाए, तो आप उसको पाकिस्तानी घोषित कर देंगे? क्या यही सब रह गया है आज के समय में? मैं फिर कह रहा हूँ इस दौर से कि संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है पत्रकारिता जगत। मुझे कहने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है। और वो बात ये ना कि अब आप लोगों को बुरा लगता है, वो समय भूल गए जब आप कोल घोटाला और न जाने कौन कौन से घोटाले के नाम पर जाया करते थे।
क्या हुआ? उनमें हालांकि सजा किसी को नहीं मिली है, लेकिन क्या किसी सरकार ने आपके विरुद्ध केस दर्ज करके आपको इस प्रकार गिरफ्तार किया? उस समय किसी ने नहीं किया। जहां वो कहते हैं ना, जिसके ऊपर से गुजरती है उन्हीं लोगों को मालूम होता है साहब। तो खैर चलिए, अब मैं इस मुद्दे से आगे बढ़ते हुए आपको एक जानकारी दे दूं कि पूर्वी लद्दाख का जो डेमचौक एरिया है वहां पर एक चीनी सैनिक पकड़ा गया है और उसके बाद से बड़े अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। यद्यपि उस सैनिक ने कहा जी मैं रास्ता भटक गया था, भूलते हुए इधर को आ गया। अब भूलते हुए तो नहीं, हालांकि सारी प्रक्रियाएं भारतीय सेना ने पूरी कर ली है और जो भी एक प्रोटोकॉल होता है उसके तहत उनकी वापसी इस समय होने जा रही है, अब से कुछ देर में, या संभव हो चुकी होगी इस समय जिस समय मैं आपको ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। और हालांकि अब भूलने का तो एक तरीका ये भी होता है, कई कुछ लोगों ने ये भी संशय जाहिर किया है कि भाई ऐसा तो नहीं है कोई वहां की फौज से मतलब परेशान होकर वो सैनिक भागकर इस तरफ आए हैं, ऐसा भी हो सकता है। खैर चलिए, जो भी सरकारी स्तर पर प्रक्रिया पूरी हो गई है। और जानकारी के लिए खुशखबरी ये है कि जो ग्लोबल टाइम्स, जो चीन का सरकारी अखबार है, उसने इस विषय को लेकर भारत सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की है, वरना वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की आलोचना ही करता रहा है ये अखबार। ये भी एक अजीब सी स्थिति है। खैर खुशखबरी है, चलिए जो भी है कि उस अखबार ने भारत की प्रशंसा की। दूसरा एक और मैं कहूँगा कि लद्दाख की राजधानी लेह में कल वार मेमोरियल पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और कुछ पत्रकारों की ओर से उस कार्यक्रम को लाइव किया गया था, लेकिन उसमें जो ट्विटर की तरफ से गलती हुई वहां पर, और अब गलती कहें या क्या कहें, क्योंकि अभी तक इस समय तक ट्विटर ने उस विषय पर माफी नहीं मांगी है। ट्विटर ने जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा बताया है उसके अंदर, यदि इसकी शिकायत कर दी गई है, लेकिन प्राप्त जानकारी अनुसार अभी तक चीन ने ट्विटर ने माफी नहीं मांगी है। इसी प्रकार जो Xiaomi का एक मोबाइल है, Xiaomi ऐप का, जो Xiaomi का एक वेदर ऐप है, उसने भी एक नक्शे में कहीं उस अणुअंचल को नहीं दिखाया। अब शायद वो तो सुधारने में लगे हुए हैं जानकारी के अनुसार। ये कुछ सारी की सारी चीजें हैं। और एक मैं जानकारी और लगे हाथ आपको दे दूं इससे पहले कि मैं आगे की कोई और चर्चा आपसे करूं, कि राजस्थान सरकार ने भी एक सर्कुलर जारी किया है और उसके तहत अगर 100 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं किसी जगह पर, तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। हालांकि इसके अंदर जो है कोई अगर सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है या कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है या कोई राजनीतिज्ञों के लिए बड़ी छूट है। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। चुनाव के नाम पर सब छूट हुई हुई है। बिहार के अंदर चुनाव चला हुआ है और बिहार के चुनाव के अंदर आप देख लीजिए, जो भी नेता भाषण दे रहे हैं उनमें से कितने लोग मास्क लगा रहे हैं, या जो भीड़ है, मास्क और सैनिटाइजेशन वगैरह तो आप छोड़ दीजिए, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है बिहार के चुनावों के अंदर भी। और मजे की बात यह कि वो लोग खुद ही सोशल मीडिया पर अपनी फोटो, जो राजनीतिक दल है या प्रत्याशी है, वो वायरल कर रहे हैं। खैर, तो मैं चर्चा राजस्थान की कर रहा था, तो उसमें चाहे राजनीतिक कार्यक्रम, शादी का कार्यक्रम हो, विवाह का, या कोई अंतिम संस्कार से संबंधित किसी की डेथ का हो, इसके अलावा अगर कोई आम आयोजन होता है तो, लेकिन उसके अंदर एक चीज और है कि आपने अगर अनुमति लेकर भी कार्यक्रम किया है और उसके अंदर संख्या बढ़ती है, या आपने मतलब सैनिटाइजेशन का इंतजाम नहीं किया हुआ है, या मास्क नहीं पहना हुआ है, या किसी ने स्क्रीनिंग का इंतजाम नहीं है, या सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन नहीं हो रहा है, या 100 से अधिक संख्या कूद गई है, तो उसके अंदर आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना है। ये राजस्थान सरकार ने सर्कुलर फिलहाल तो जारी कर ही दिया है। एक और चीज जो फारूक अब्दुल्ला पॉपुलर नेता है, उनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका भी चाइना का सहयोग मांगने के लिए 370 के संदर्भ में बयान जो है काफ़ी वायरल हुआ था, और अब उनको आज वो जो श्रीनगर के अंदर प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी का जो ऑफिस है वहाँ पर गए हैं, वो जांच उनकी होनी है। एक क्रिकेट एसोसिएशन, जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन थी, उसके वो क्योंकि पदाधिकारी भी रहे थे,
और 2002 से 2011 के बीच में लगभग मैं समझता हूँ 112 करोड़ का फंड अलॉट हुआ था, जिसमें जो शिकायत है वो 43.69 43.69 करोड़ के घपले की शिकायत दर्ज कराई थी। और शिकायत दर्ज कराई थी जम्मू कश्मीर के एक सेलेक्टर थे और प्लेयर हैं माजिद अहमद ने। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर PIL दाखिल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और वहां से पहले वो कश्मीर पुलिस को सौंपा गया था, लेकिन फिर हाई कोर्ट के दखल के बाद ये मामला CBI को सौंप दिया गया था। आज उसी की जांच के लिए, उसी के संदर्भ में फारूक अब्दुल्ला साहब श्रीनगर गए हैं ED के ऑफिस के अंदर। हालांकि जो उमर अब्दुल्ला है, जो उनके बेटे हैं और जम्मू कश्मीर के जो पुराना जम्मू कश्मीर था उसके जो मुख्यमंत्री रहे, वो कहते हैं कि जो उपकार समझौता है उसका बदला लेने के लिए ये सरकार इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। अब देखिए, इसके अंदर एक चीज तो है कि पता नहीं ये मुद्दे क्यों छोड़ दिए जाते हैं अपने समय के अंदर, और शायद वो बाद में थोड़ा सा दिखा दिया जाता है। अगर कोई सरकारों के विरुद्ध, जो भी सत्ता में सरकार होती है उसके विरुद्ध यदि कोई बोलने की कोशिश करता है, उसको कोई दिखा दिया जाता है और वो व्यक्ति या वो राजनीतिक कहीं ना कहीं शांत हो जाता है कुछ समय के लिए, तो कम से कम। मुझे याद है मुलायम सिंह केस में भी इसी प्रकार का हुआ था, और मायावती के संदर्भ में भी इसी प्रकार की चीजें चर्चाएं में रही। वो लगभग सभी राजनीतिज्ञों की से संबंधित ये चीजें होती हैं, तो शायद इसको हथियार के रूप में प्रयोग करते होंगे ये लोग। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, उससे आगे आजकल जो पिछले 1-2 दिनों से जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो इमरती देवी का केस है। इमरती देवी जो उपचुनाव में है मध्य प्रदेश से, इमरती देवी जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी और कांग्रेस से फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी और इस समय उपचुनाव लड़ रही हैं। उनके ऊपर जो भी कमलनाथ ने टिप्पणी की, जो उनको आइटम कहा, अब उसको लेकर हा हुल्ला तो बहुत हुआ आइटम कहने के ऊपर, लेकिन कमलनाथ अभी भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। शिवराज चौहान वगैरह ने कल 2 घंटे का मौन उपवास भी रखा, बहुत सारी चीजें की गई। सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा उन्होंने कि भाई इनको सारे पदों से हटाइए कमलनाथ को। कमलनाथ का कहना आइटम नंबर संसदीय शब्द है, वहां भी कहा जाता है कि ये वाला आइटम नंबर पेश किया जाए, ये वाला आइटम नंबर पेश किया जाए। विधानसभा के अंदर भी आइटम नंबर का प्रयोग होता है। आइटम नंबर कोई ना संसदीय शब्द है ना कोई गलत शब्द है। उस समय मुझे भाषण में उनका नाम याद नहीं आ रहा था, तो उनकी जगह मैंने आइटम नंबर कह दिया। मैंने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है। शिवराज चौहान जो है या उनकी जो सरकार है, वो मुद्दों का जवाब देने के बजाय मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार के विषयों को उठा रही है। लेकिन इस विषय में एक चीज और याद करनी होगी। आप इन्होंने आइटम नंबर कहा है, याद कीजिए एक समय में सुनंदा पुष्कर के लिए क्या कहा था हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने। अनेकों ऐसे विषय हैं कि जब ये लोग जानबूझकर, राजनेता कहीं ना कहीं जबान फिसलती नहीं है इन लोगों की। सत्य तो ये है कि वो जानबूझकर कहीं ना कहीं तंज कसने का प्रयास करते हैं। वो बात अलग है कि जिसकी गुड्डी चढ़ रही होती है, जिसको जो सत्ता में होती है, उसके लोग तालियां बजा देते हैं, दूसरे लोग उसकी आलोचना करते हैं, मांग की जाती है। हालांकि इसके अंदर जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, उन्होंने भी जवाब मांगा है इस विषय में कमलनाथ से। अब ध्यान कीजिएगा, मैं ये बात और बता दूं, इमरती देवी जो है वो शुरू से कहीं ना कहीं विवादों में रही है। अभी हाल ही में उन्होंने एक चीज और कही, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है इमरती देवी का। इमरती देवी कह रही है कि हम कलेक्टर को कहेंगे तो उतनी सीटें हमें मिल जाएंगी, हमें तो सरकार में बने रहने के लिए 8 सीटें चाहिए, कांग्रेस को सत्ता में लौटने के लिए 27 सीटें चाहिए, और हम अगर कलेक्टर, क्योंकि इसमें तो सत्ता वालों की चलती है, और उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कह रही है कि हम कलेक्टर को कहेंगे तो उतनी सीटें हमें मिल जाएंगी। अब इस बात को लेकर जो शिवराज चौहान जी है और भारतीय जनता पार्टी है, वो कहीं ना कहीं बैक करता है। हालांकि जैसा एक परंपरा है कि ये तो उनका व्यक्तिगत बयान था, पार्टी अपना पल्ला झाड़ लेती है। अगर ऐसा प्रज्ञा ठाकुर के संदर्भ में भी आप याद कीजिए, इस प्रकार के सब लोग व्यक्तिगत बयान हो जाते हैं, एक्शन कोई नहीं लेता है इन चीजों को लेकर, ज्यादातर सब बातों के ऊपर। और एक चीज और थी, उन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अब अंडा और दूध बंटेगा, अर्थात उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध और अंडा बांटने का ऐलान किया था।
तो उन्होंने गुठली मार ली थी, क्योंकि अंडा आंगनबाड़ी के दिनों में नहीं माना जाता। शिवराज चौहान ने उन चीज़ों से हट गए थे, अंडे वाली बात से सहमत नहीं थे और ना भेजा गया। वो दूध का ही मसला दूध तक रह गया था। और अभी पीछे कोरोना के दौर में इन्हीं इमरती देवी जी ने कहा था कि मैं तो मिट्टी और गोबर में पैदा हुई, या ठीक है उनसे खेलती रही शुरू से, वहां से पैदा हुए, तो कोरोना का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अर्थात मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इस प्रकार के बयान है, ये लोग राजनेता लोग आ जाते हैं। जनता प्रजा पहले ये सोचा करती थी कि कहा जाता था 10 राजा 10 प्रजा, इनके बयानों को बड़ी गंभीरता से लिया जाता था। एक समय में लोग उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया करते थे। लेकिन अब आज के समय में राजनेता क्या बोल दे, कैसे बोल दे, और सबसे बड़ी चीज आज के समय में जानबूझकर बोला जाता है। मुझे लगता है वो कहते हैं ना, नेकी 9 कोस और बदी 100 कोस। ये लोग सब आजकल 100 कोस वाले ढर्रे पर चल चुके हैं। ये जब एक शाहरुख खान का दौर आया, खासतौर से तब के पहले कुछ कुछ होता था, लेकिन पहले जो हीरो थे वो नेगेटिव कैरेक्टर नहीं किया करते थे या बचते थे। लेकिन शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी बाजीगर, तो वहाँ उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर किया और उसके बाद से वो प्रचलित होते चले गए। तो उसके बाद से आप देखिए तमाम बड़े जो हीरो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नेगेटिव कैरेक्टर किया, और उसी को अब राजनेता, पहले अभिनेता किया करते थे, उस किरदार को निभाया करते थे, अब राजनेता जो है वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ये कहने में किसी का भी आप कहीं से नाम लिखा। आपको विदेश की खबर की भी चलते चलते चर्चा कर दूं, वो ये है कि वियतनाम इस समय भयंकर बाढ़ के दौर से गुजर रहा है, और वियतनाम में 70 लोगों की जान जा चुकी है। भूस्खलन के बाद वहां पर 11 जो सैनिक हैं, उनके जो जवान हैं, वो अभी तक भी लापता हैं। हालांकि दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक के अंदर भी बारिश और बाढ़ के हालात कोई अच्छे नहीं है, वहाँ भी बहुत खराब हालात हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि सब की रक्षा करे और विपदाओं को टाले। वैसे ही कोरोना के बड़े भयंकर दौर से गुजर रही है दुनिया इस समय। और एक अभी लेटेस्ट जानकारी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जितने भी दुर्गा पूजा के पंडाल हैं उनमें एंट्री पर बैन लगा दिया है। कोविड-19 के चलते डॉक्टरों की रिपोर्ट जारी होने के बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो जितने भी दुर्गा पंडाल हैं उसके अंदर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो बड़े पंडाल हैं उसमें 10 मीटर दूर बैरिकेड लग जाएंगे, और जो छोटे पंडाल हैं वहां पर 5 मीटर दूर ही बैरिकेड लग जाएंगे। आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो सिर्फ उनके कार्यकर्ता करता धरता होंगे वही लोग पूजन पाठन करेंगे। साथियों, खबरें और मैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक ही निवेदन करूंगा इन दिनों कि आप लोग अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें, बाहर निकलते हुए मास्क जरूर पहने अपनी सेफ्टी के लिए भी। और आजकल कम से कम दिल्ली में कई जगह बिना मतलब की बदतमीजी भी कर रहे हैं मास्क के नाम पर, कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से छोड़े हुए लोग। एक चीज दिल्ली वालों के लिए और सावधानी वाली बात है, पीछे अखबारों में भी था और अब फिर कुछ सुबह सुबह 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे लोग आते हैं। उनमें 1-2 लोग पुलिस की वर्दी में होते हैं, कुछ लोग साधारण में होते हैं, और वो आते हैं, दरवाजा आपका चोरी की है, अपने या बिजली की चोरी हो रही आदि आदि तंग करने की कोशिश करते हैं। लूटपाट के प्रयास भी होते हैं। उत्तम नगर में इसी प्रकार दिल्ली के उत्तम नगर में केस दर्ज हो चुका है, तो कृपया करके सावधानी बरतें। और ये लोग, कई लोग फर्जी आई कार्ड भी लेकर घूम रहे होते हैं। यदि इस प्रकार के कोई व्यक्ति आपकी नजरों में आए तो पुलिस से जरूर संपर्क स्थापित करें इस विषय में। बाकी आप लोगों का प्यार सहयोग, कल का आपने वीडियो देखा, वो वीडियो जो कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर ही शूट हुआ था, आज भी मोबाइल पर ही शूट हो रहा है, मोबाइल पर ही एडिट हुआ था, सब कुछ मोबाइल पर, सब कुछ मेरे द्वारा ही किया गया था। मैंने आपको विश्वास दिलाया कि 8 से 10 दिन दशहरे तक हम लोग आपके सामने बहुत अच्छे रूप में सामने आएंगे। और नमस्कार इंडिया खाली यूट्यूब या फेसबुक या लिंक्डइन या इंस्टाग्राम के ऊपर ये प्रोग्राम नहीं जा रहे हैं। हालांकि हमारा आपसे निवेदन है कि आप अभी इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें अधिक से अधिक, और थोड़ा देखा करें वीडियो, क्योंकि आपने देखा ऑन करा 10 सेकंड बाद चलेगा तो ना वो व्यूज में काउंट होता ना कुछ होता। और हम जो आपसे बार बार कह रहे हैं, आपका ये जो प्यार और आशीर्वाद से हमारा जो हौसला बढ़ेगा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी के फर्स्ट लोहड़ी संक्रांति तक हम लोग 1-2 जगह अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आने लगे। और वो सब तभी होगा जब आपका प्यार, आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। लाइक भी कीजिए, हमने कल भी कहा था, जो आप में से लोग जो किसी प्रकार का विज्ञापन देना चाहें आपका वह भी स्वागत है। और आप हमें धीरे धीरे सूचित करें, अगर आपके यहाँ कोई समस्या है तो हम जाएंगे, शूट करेंगे, हम अपने लोगों को धीरे धीरे भेजना शुरू करेंगे।
आप लोगों के सामने, आपके विषय भी होंगे, चर्चाएं भी होंगी यहाँ के प्लेटफॉर्म पर, लाइव चर्चाएं भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो खैर, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, मौसम बदल रहा है, सावधानी बरतें, कपड़े तरीके से पहने, तरीके से मतलब पूरा बदन ढक कर रहे, सर्द गर्द एकदम ना करें। कल एक और चर्चा पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार इंडिया और नमस्कार धरा अर्थात पूरा विश्व।